हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स के ऊपर फॉर 2026 एंड लाइक अवर एवरी अदर म्यूचुअल फंड वीडियो। इस वीडियो में भी हम कुछ रैंडम पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको कोई टॉप फंड सजेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के पूरे ही प्रोसेस को आपको गो थ्रू कराएंगे, जिससे एट द एंड आप अपने रिस्क एपिटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने लिए एक राइट फंड चूज कर पाओ। नाउ मिड कैप्स के ऊपर करंटली डिस्कशन इसीलिए भी जरूरी हो जाता है बिकॉज करंटली अगर आप इंडियन मार्केट की सिचुएशन देखो तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंसोलिडेशन करंटली हमारे निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप्स में जो फॉल हमें देखने को मिला था, वापस से ये जो इंडाइसेस है ये अपने ऑल टाइम हाई के नियर आ चुके हैं। बट जो लोग भी पास्ट में स्मॉल कैप्स में ज़्यादा रिटर्न्स की वजह से इन्वेस्ट कर रहे थे, आज स्मॉल कैप का सिचुएशन ये है कि बाकी सारे इंडाइसेस रिकवर होने के बजाय स्मॉल कैप के केस में आज भी आपको 10 to 12% का एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से पास्ट 2 सालों में जिन भी लोगों ने स्मॉल कैप पे ज़्यादा फोकस किया हायर रिटर्न्स को देखते हुए, आज उनके केस में उनको अपने पोर्टफोलियोज में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। और उससे उन्हें ये भी आइडिया मिल चुका है कि क्यों स्मॉल कैप्स के अलावा जो मिड कैप जैसे इंडाइसेस है इसमें भी उनको अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। प्लस लास्ट 1 ईयर में जो हमें ये मिड कैप्स में भी फॉल और वापस से रिकवरी का सिचुएशन देखने को मिला है, इसमें भी डिफरेंट मिड कैप फंड्स ने डिफरेंट तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इस पूरी सिचुएशन के बाद अब हम इन कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनको बेटर इवेल्युएट कर पाएंगे उनके रिस्क के टर्म्स में और उनके रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। बिकॉज जब मार्केट में ओवरऑल ही बुल रन चल रहा होता है तो ज़्यादातर फंड्स आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब सबसे पहले मैं आपको मिड कैप फंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो देखिए, मिड कैप फंड्स के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपना 65% एटलीस्ट जो एलोकेशन है उसको मिड साइज कंपनी में रखें। यानी निफ्टी 100 के बाद जो 101 से लेकर 250th मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनीज लिस्टेड होती हैं इंडियन मार्केट में, उन्हें इन्हीं कंपनीज में अपना 65% एटलीस्ट जो एलोकेशन है इसको रखना होता है। और बाकी का जो अदर एलोकेशन का बचता है वो लार्ज मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज वो रख सकते हैं, या फिर इसको गोल्ड या फिर कैश में भी रख सकते हैं। अब मिड कैप फंड्स के केस में भले ही इन फंड्स का जो रिस्क है वो कंपेरेटिवली स्मॉल कैप से कम होता है, बट स्टिल में आपको इन जनरल रिस्क हायर साइड पर ही देखने को मिलेगा, और में भी बिकॉज आपको जो रिटर्न है वो भी एक हायर साइड पर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रेफर किया जाता है कि जो भी लोग मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो विद दिस हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मिड कैप फंड्स की लिस्ट पे। तो एज यू कैन सी कि राइट अपनी स्क्रीन पे जो भी आप 31 लिस्टेड फंड्स देख रहे हो ये सारे ही मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये सारे फंड्स आज के टाइम इंडिया में मिड कैप कैटेगरी में एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इन सारे फंड्स को हमने डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालाइज किया है, जिन सारे पैरामीटर में सबसे पहला और बेसिक पैरामीटर आ जाता है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट का। सेकंड बेसिक पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो, थर्ड है एग्जिट लोड, और इसके अलावा जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं उसमें पहला आ जाता है 3 ईयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिटर्न्स को देखने का। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 ईयर और 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स के पैरामीटर्स हमने लिए हैं। इसके अलावा मैक्सिमम ड्रॉडाउन का हमने पैरामीटर लिया है, जो कि हमें ये बताता है कि एक फंड के केस में जो उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं उसके अगेंस्ट ड्रॉडाउन यानी फॉल आपको कितना देखने को मिला है इस फंड के केस में। और ये इसीलिए ज़रूरी होगा बिकॉज लास्ट 1 ईयर में जो हमने मिड कैप के केस में फंड में जो फॉल देखा है उसमें यहाँ पर ये नंबर हमें फंड्स के रिस्क को बेटर एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद अगला पैरामीटर आ जाता है PE रेशियो का, जहाँ पर ये फंड्स की वैल्यूशन हमें बताता है। यानी जिस फंड के केस में PE रेशियो हाई है यह हमें बताएगा कि उस फंड ने जो स्टॉक्स ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में वो ज़्यादा हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाले फंड्स दे रखे हैं, जिनकी वैल्यूएशन हमें ओवरऑल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उस बेसिस पे हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि अगर किसी फंड के केस में हम PE ज़्यादा पे कर रहे हैं यानी रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है या नहीं। अगेन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है नेक्स्ट सॉर्टिनो रेशियो। ये एक रेशियो है जो कि ये बताता है कि जितने रिटर्न एक फंड ने दिए हैं उसके अगेंस्ट यानी उसके डिवाइड करते हो अगर आप कितना उसमें ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला है तो उसको हमें सॉर्टिनो रेशियो से हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स किस फंड के रहे हैं बेसिकली वो ये पैरामीटर में बताता है। अदर देन दिस हमने रिटर्न्स वर्सेस सब रिटर्न्स की कैटेगरी ली है, यानी अपनी जो सब कैटेगरी है मिड कैप इंडेक्स की उसके अगेंस्ट एक फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। अब अगर सब कैटेगरी के अगेंस्ट ही उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस दी है तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और लास्टली ये मैंने एक और फिल्टर लगाया है 3 ईयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न्स डिवाइडेड बाय एक्सपेंस रेशियो। यानी 3 ईयर्स में जो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स एक फंड ने दिए हैं वो उसने अपने एक्सपेंस रेशियो के पर्सपेक्टिव में यानी जितना एक्सपेंस रेशियो हम उसको पे कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कैसे दिए हैं। अगर वो ज़्यादा कम है तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि जितना एक्सपेंस रेशियो हम उसको पे कर रहे हैं फंड मैनेजर को उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिटर्न्स निकाल के नहीं दे पा रहा है। अब इसके बाद हम सारे ही पैरामीटर्स के बेसिस पे अपने फंड्स का जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं, और आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप इन डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को करने के लिए।
तो शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप मैं करता हूँ वो यही है कि सबसे पहले मैं ऐसे फंड्स को एलिमिनेट करता हूँ जिनके केसेस पे मेरे पास एनफ डेटा नहीं है टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस कि इस फंड मैनेजर या फिर इस फंड की किस तरीके की क्वालिटी है या फिर परफॉर्मेंस है कि और आगे आने वाले टाइम में क्या मैं इस पर रिलाय कर सकता हूँ कि नहीं। और ये एक पैरामीटर के लिए मैं सबसे पहले ऐसे फंड्स जिन्होंने CAGR बेसिस पे 3 ईयर्स अभी अपने कंप्लीट नहीं किए हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमें जीरो रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, इनको मैं एलिमिनेट कर दूंगा बिकॉज सबसे पहले इन फंड्स का एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म का डेटा है वो मेरे पास नहीं है और मैं इसके फंड मैनेजर्स की जो क्वालिटी है उससे एनालाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने दोनों को मार्क कर लिया है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसे हमने इन दोनों ही फंड्स को एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास 31 फंड से अब 29 फंड्स की लिस्ट बची है। अब इन सारी लिस्ट में से हमारा जो सेकंड स्टेप आता है उसके केस में हमें ऐसे फंड्स को एलिमिनेट करना है जिनका AUM एक नॉर्मल AUM रेंज से काफ़ी ज़्यादा कम हो। जहाँ पर इस केस में जो भी फंड्स का AUM 5000 करोड़ या फिर उससे कम का होगा उनको हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो मैंने 5000 करोड़ से कम AUM वाले फंड्स को मार्क किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये फंड्स बिल्कुल क्वालिटी वाइज ख़राब हो जाते हैं, या फिर इससे पहले वाला जो हमने पैरामीटर लिया था कि जिन फंड्स ने 3 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए वो ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है इनमें से किसी फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो और वो आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हो, तो ऐसे केस में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन फंड से एग्जिट करके किसी नए फंड में स्विच करो। ये मैंने आपको केवल एक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिस बताया है कि अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ तो मुझे कैसे एक एक्स्ट्रा श्योरिटी मिल सकती है कि मेरे पास एक बेटर फंड है। अब इसके केसेस में मैंने 5000 करोड़ ही ये नंबर इसीलिए लिया है बिकॉज हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स यानी 19 फंड्स इन पूरे 28 फंड्स 29 फंड्स में से इस 5000 करोड़ के AUM वाले जो फंड है उनसे ज़्यादा हैं। अब इसके केस में ये चीज़ मुझे एक चीज़ ये भी सिग्नल देती है कि अगर एक फंड ने 3 साल से ज़्यादा हो चुका है उन्हें और पिछले 3 से 4 सालों में हमने मार्केट में कितना अच्छा बुल रन भी देखा है, स्टिल इन फंड के केस में अगर 1000-2000 करोड़ का AUM है तो ये हमें एक सिग्नल देता है कि हो सकता है उस फंड्स ने रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी दिखाई हो और उस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है उस फंड में नहीं बन पाया हो और काफ़ी सारे जो फंड्स में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी एग्जिट भी लेती रहा हो। तो ये हमें ये चीज़ का एक सिग्नल देता है जो कि एक रिस्क फैक्टर है और वो रिस्क फैक्टर हमें इन सारे 5000 करोड़ से कम AUM फंड को एलिमिनेट करने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास लिस्ट में 19 फंड्स बचते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हम एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे एलिमिनेशन करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ हम एक और फैक्टर लेंगे 3 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स का। अब ये हम इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज हो सकता है किसी फंड के केस में एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल फंड से ज़्यादा हो, बट अगर वो फंड्स अदर साइड पे हमें रिस्क रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दे रहा है तो वो सारा कंपनसेट हो जाता है जो एक्सपेंस रेशियो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो इस केस में दोनों चीज़ों को हम साइड बाय साइड देखेंगे ना। बिफोर हम इस पैरामीटर के बेस पे अपने फंड्स की शॉर्टलिस्टिंग करें, मैं आपको बताना चाहूँगा दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और इस फीचर की मदद से इस एक्स्ट्रा कैपिटल का यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हो। इसके लिए डायरेक्टली आपको धन ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में जाना है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में सबसे पहले आपको आपके डीमैट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन एक्टिवेट करा लेना है और जैसे ही वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है आपको वापस से अपने पोर्टफोलियो में जाना है और उसे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके राइट हैंड साइड पे डीमैट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे गेट मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन वहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है और वहाँ से अपने मार्जिन को आप एक्टिवेट करा सकते हो। तो इस पूरे फीचर को यूज़ करने के लिए आप धन के ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एवरेज एक्सपेंस रेशियो अगर आप सारे फंड्स का देखो तो वो आपको अराउंड 0.7% का देखने को मिलेगा और मैक्सिमम केसेस में इससे कम ही आपको एक्सपेंस रेशियो बाकी सारे फंड्स का देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हम सारे ही फंड्स जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.7 से ज़्यादा है इसको हमने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि हम साइड बाय साइड 3 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इस फंड के केस में SBI मिड कैप में जहाँ पर 0.83 का एक्सपेंस रेशियो है उसके अगेंस्ट अगर आप CAGR रिटर्न्स देखो तो वो भी आपको एवरेज से कम देखने को मिल रहा है अराउंड 17% का, जहाँ पर बाकी फंड के केस में एवरेज जो है वो अराउंड 19% के रिटर्न्स हैं इन द CAGR बेसिस पे लास्ट 3 ईयर्स में। इसके अलावा अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया देखो तो फ्रैंकलिन के केस में भले ही 0.95 का 994 का एक्सपेंस रेशियो है बट 21% के CAGR रिटर्न्स है, तो इसको हम यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे। और सेम जो चीज़ है ये सुंदरम के केस, सुंदरम मिड कैप फंड्स के केस में देखने को मिल रहा है कि इनका लास्ट 3 ईयर्स का CAGR रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। UTI मिड कैप और UTI मिड कैप के केस में आपको रिटर्न्स कम देखने को मिल रहा है, तो अगेन इसको हम मार्क कर लेंगे, 16% इसके CAGR रिटर्न्स है।
और सेम यहाँ पर PGIM के केस में भी जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, अराउंड 13% के, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। अदर देन दिस ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड और आदित्य बिरला के केस में भी सेम चीज़ है कि भले ही हमारे रिटर्न्स के केस में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, पर इसमें रिटर्न्स हमें बेटर देखने को मिले हैं। पर एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 1% से भी ऊपर निकल जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम केस हो जाता है, जिसको हम रिटर्न्स अच्छे होने के बाद भी मार्क कर लेंगे। सो अब इन सारे फंड्स को मार्क करने के बाद अगर आप अपना एलिमिनेशन प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर अब इन फंड्स को भी एलिमिनेट करने के बाद जो हमारी लिस्ट बचती है ऑफ फंड्स, उसमें हमारे पास टोटल 14 फंड्स बचते हैं, जिसमें हमारे पास जो 2 फंड्स है सुंदरम और फ्रैंकलिन, जिनके रिटर्न्स अच्छे थे, उनको हमने एलिमिनेट नहीं किया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता है कि हम वापस से दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पे जो फंड्स हैं उनको मार्क करें। तो अगला जो पैरामीटर हम लेंगे वो लेंगे 5 ईयर CAGR रिटर्न्स का, जहाँ पर जिन फंड्स के केस में जो एवरेज 5 ईयर के CAGR रिटर्न्स रहे हैं, जो कि अराउंड 20% के रहे हैं, उससे कम जिसके रिटर्न्स रहते हैं उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा केवल DSP मिड कैप फंड ऐसा है जिसका एवरेज CAGR रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स का काफ़ी सारे जो बाकी फंड्स हैं उनसे काफ़ी कम रहा है, अबाउट 17.6% का, तो इसको हमने मार्क कर लिया है। अदर देन दिस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि है PE रेशियो, उसके केसेस में इधर जिन भी फंड्स का PE रेशियो एक एवरेज PE रेशियो से ज़्यादा हाई है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, या फिर हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 फंड्स निकल के आते हैं। एक आता है हमारा ये इन्वेस्को मिड कैप फंड्स, सेकंड आता है HSBC, थर्ड आता है हमारा एक्सिस मिड कैप फंड और फोर्थ आता है मोतीलाल ओसवाल। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमने एवरेज जो PE रेशियो था उसको हमने 30-35 तक कंसीडर किया है, और उससे ऊपर का जो PE रेशियो वो हमने अबव माना है इस केस में। अब अबव PE रेशियो का मतलब ये नहीं है कि ये फंड्स खराब हैं, बस हमने इनको इसीलिए मार्क किया है और इसीलिए हम इसको अपने एलिमिनेशन के प्रोसेस में डाल रहे हैं कि बिकॉज देखिए मार्केट में पिछले कुछ टाइम में जो भी हमें करेक्शन देखने को मिला है और उसके बाद जो रिकवरी हमें देखने को मिली है, जनरली रिकवरी हमें ऐसे कंपनीज की वजह से देखने को मिलती है जिनके केस में वैल्यूएशन करेक्ट हो चुकी हो और अब वापस उनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही हो। पर इस पूरी करेक्शन के फेज के बाद भी अगर किसी फंड के केस में इतने हाई PE रेशियो है तो यह बताता है कि हाई रिस्क वाली कंपनी अभी भी ये फंड रखा हुआ है, तो आने वाले अगर टाइम में ज़्यादा टर्बुलेंस मार्केट में होता है तो इससे इतने हाई PE वाली जो कंपनीज हैं उनमें हमें ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने अपने फीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको एलिमिनेट किया है, पर आप चाहो तो इनको एलिमिनेट नहीं भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ चाहिए तो। अदर देन दिस जो हमारा लास्ट पैरामीटर था 3 ईयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न डिवाइडेड बाय एक्सपेंस रेशियो, इसे केस में जिस फंड ने अपने एक्सपेंस रेशियो की वर्सेस ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसके केस में जो हमारा एवरेज रिटर्न रहा है वो 35 पॉइंट या फिर इससे ऊपर का रहा है, और इससे नीचे जिन भी फंड्स ने परफॉर्मेंस दी है 3 ईयर्स के बेस पे उनको हम एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज उनके केस में इतना हाई एक्सपेंस रेशियो जो पे कर रहे हैं वो वर्दी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हो आप सबसे पहले तो कि जो हमने पर्पल से सुंदरम और फ्रैंकलिन को मार्क किया था कि इनका हायर एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद हमने इनको एलिमिनेट नहीं किया था, यहाँ पर इन दोनों ही फंड्स को लिस्ट में आ जाते हैं कि उन्होंने रोलिंग रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं दिए हैं एक्सपेंस रेशियो के कंपैरिजन में, तो इनको हम मार्क कर लेंगे। प्लस हमारा एक अलग फंड आ जाता है DSP, जिसको ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, और एक और फंड आ जाता है क्वांट मिड कैप फंड। तो फर्दर हम इन फंड्स पे एलिमिनेशन कर देंगे। इनको एलिमिनेशन करने के बाद हमारे पास 6 फंड्स की लिस्ट बचती है, जो कि शॉर्टलिस्टिंग के बाद आफ्टर 31 फंड्स जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इनके बेस पे आप अपने अकॉर्डिंग फंड्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मान के चलिए आप ऐसे पर्सन हो जिसे मिड कैप में तो इन्वेस्ट करना है, पर मिड कैप में हम थोड़े सेफर साइड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ चले और जिनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई ना हो, भले ही उनके केस में आपको रिटर्न्स थोड़े एवरेज देखने को मिले रादर देन बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स के। तो यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले CAGR बेस पे 25% के रिटर्न्स हैं, यानी रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं। पर इसके अगेंस्ट अगर आप ड्रॉ डाउन देखोगे ना तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के केसेस में भी आपको इनमें एवरेज ड्रॉ डाउन देखने को मिला है, और PE रेशियो के केस में 26 का PE रेशियो है, यानी कंपनी के जो फंड्स या फिर स्टॉक्स जो ये रखे हैं इनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपने सब कैटेगरी के अगेंस्ट भी 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, या फिर ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही है अदर फंड्स के कंपैरिजन में। और 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेस पे भी जितना एक्सपेंस रेशियो आप इसमें पे कर रहे हो वो भी डिसेंट है। अदर देन दिस अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको हायर रिटर्न्स चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट वैल्यू मिले फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आप ऐसे कोई फंड सेलेक्ट कर सकते हो जो कि एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन में बेस्ट 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स दे रहे हो, जिसमें यहाँ पर इस फंड का जो वैल्यू है 71 है और फंड का नाम है ईडलवाइज। तो इस अकॉर्डिंग आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो या फिर एक स्टेबल काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट ऑफ फंड में से अपने लिए एक सही फंड सेलेक्ट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड धन ऐप। ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सारे मिड कैप फंड्स की लिस्ट में से आपका फेवरेट मिड कैप फंड कौन सा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.